as they have provided us a very good platform to discuss on this, which is very important. So our first very question is कि सर हम medieval laws के बारे में बात कर रहे हैं. So अपने दर्शकों को अगर हम बताएं कि medieval laws और medieval era basically कौन से टाइम के बीच में था, ताकि उन लोगों को एक आइडिया हो जाए कि this was the time we are talking about. भारत के अंदर प्रारंभ से ही एक समुचित व्यवस्थित न्याय व्यवस्था है। सबसे पहले न्याय व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देखिए, जिस आपने आजकल शब्द सुना होगा अराजक। अराजक का मतलब ये माना जाता है कि जो वायलेंट है, जो ग्रुप है। लेकिन अराजक हमारे यहाँ शब्द की उत्पत्ति हुई जब राज्य व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने आप धर्म का पालन करते थे और एक दूसरे का ख्याल करते थे। तो वो राजा नहीं होता था। क्योंकि राजा नहीं होता था तो ऐसी समाज को बिना राजा के था। लेकिन हुआ क्या वास्तव में कि धीरे धीरे लोगों में बुराइयां, लालच, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये हावी होते गए और जो धर्म का पालन करना था वो समाप्त हो गया। तो वो अराजकता की तरफ बढ़े और उस समय ये आवश्यकता हुई कि एक राजा चुना जाए जो पूरी व्यवस्था को संभाले। इसका जिक्र शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में श्लोक 57 से आगे मिलता है कि किस प्रकार राजा की आवश्यकता अनुभव हुई और कैसे इस अराजकता को दूर करने के लिए एक राजा का निर्वाचन। फिर हमारे यहाँ राजा को कभी सर्वोपरि नहीं माना। जैसे ये कल्पना है कि यूरोप की कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, और किंग जो है वो सभी कानून का सोर्स है, वही जो कहता है वो कानून होता है। वास्तव में भारत में ऐसा कभी रहा ही नहीं। भारत में जो है धर्म का मतलब यहाँ कानून व्यवस्था से है। धर्म का सही से अनुवाद अंग्रेजी में नहीं कर सकते आप। जो रिलीजन को धर्म मानते हैं वो गलत है। रिलीजन मजहब का वो है। तो धर्म सर्वोपरि होता था। धर्म का मतलब न्याय व्यवस्था से मैं ले रहा हूँ। वैसे धर्म में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं अपना न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था सर्वोपरि होती थी और राजा भी धर्म के अधीन। राजा के पास कोई चारा नहीं था कि वो धर्म को भंग करे। और वहाँ के जो ऋषि मुनि होते थे या पढ़े लिखे विद्वान लोग होते थे, वही धर्म की परिभाषा देते थे, वही धर्म की रचना करते थे और समाज में जो प्रचलित होता था उसको धर्म माना जाता था। तो धर्म जो है समाज की न्याय व्यवस्था को धर्म संचालन करता था और राजा को धर्म पालन करना उतना ही आवश्यक था जितना कि आम आदमी। और बल्कि ये कहा जाता है कि अगर एक आम व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है, अगर उसके ऊपर एक का शान का जुर्माना या हर्जाना होगा, तो राजा अगर उसी धर्म का वो करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर 1000 का शान करता है। तब राजा जो पढ़ा लिखा और शक्तिशाली है उसकी जिम्मेदारी अधिक होती है धर्म का पालन करने की बजाय आम। वेरी इंसाइटफुल। बट बैक टू माय क्वेश्चन सर, कि एक बार इस लोगों को समझ आ जाए कि हम किस एरा की बात कर रहे हैं, ताकि उसमें राज्य, राजा सबका आइडिया लगे। देखिए, ये शुरू हुआ था हमारे जब वेद काल में वो शुरू हुआ अराजकता। लेकिन हमेरे पास जो साहित्य मिलता है महाभारत का मिलता है, लेकिन महाभारत के बाद जो मौर्य साम्राज्य है उससे पहले के समय से इस बात का पूरा साहित्य मिलता है कि हमारे यहाँ क्या न्याय व्यवस्था थी, किस तरह की अदालतें थी और इसके ऊपर समुचित दंड। देखिए, हमारे यहाँ वेदों के बाद स्मृतियों का नंबर, मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, हरिता स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सभी स्मृतियाँ उस समय के विद्वान लोगों ने लिखी और उन्होंने समाज के लिए, राजा के लिए, हर एक के लिए
उसमें व्यवस्था लिखी कि किस तरह की होगी और किसका क्या कर्तव्य होगा, उसका क्या धर्म होगा। और उसके अंदर मनुस्मृति में और याज्ञवल्क्य स्मृति में न्यायिक व्यवस्था का पूरा विवरण है कि किस तरह के न्यायालय होंगे। और हमारे यहाँ जो मूल न्यायालय होता था वो कुल कहते थे उसे। वो एक परिवार के अंदर जो बुजुर्ग लोग, जो बड़े लोग होते थे, उनकी एक समिति होती थी, उसको कुल कहा जाता। उसके पास सारे विवाद जाते थे गांव के, क्योंकि वहां ज्यादातर गांव के अंदर एक ही कुल के लोग रहते, तो कुल के पास जाते। उसके पास होती थी बात, होती थी सभा। जो उससे पहले समझने के लिए, क्योंकि लोग तो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो पहला हम सवाल ले लेते हैं कि लॉ गिवर्स कि जो लॉ बनाते थे, ऐसा कोई सिस्टम था कि लॉ राजा ही बनाता था कि कोई और बनाता था? राजा को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। अच्छा। कानून जो है, कानून वेता जो वहाँ के, जैसे मैंने आपको बताया, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, कात्यायन, ये वहाँ के विद्वान थे जो जिनकी समाज में मान्यता थी। इनके द्वारा लिखी हुई धर्म शास्त्र ही कानून मानते। तो ये सारे धर्म जितने भी शास्त्र हैं वो सारे राज्यों में एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह माना जाता था, लाइक अ कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर हर राज्य के अपने अपने बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर? देखिए, स्थान के अनुसार कस्टम्स जो हैं बदल जाती, तो इसलिए जो दक्षिण के राज्य थे उनके धर्म शास्त्रों में ये परिवर्तन होता था कि वहाँ की कस्टम के अनुसार, उत्तर के, पूर्व के, पश्चिम के, हर जगह। लेकिन मूल जो वो था हमारा, तो वो धर्म शास्त्रों में मूल बातें वही होती थी। स्थान के अनुसार उनके कस्टम कुछ अलग होते थे। जैसे पूरे शेष भारत में एक नियम था कि सपेंदा शादी नहीं हो सकती, मतलब आपकी 3 पीढ़ी तक एक ही परिवार में आप विवाह नहीं कर सकते। लेकिन दक्षिण के अंदर इसके लिए एक विशेष नियम था कि मामा जो है वो भांजी से शादी करते। ये जो है हमारे शास्त्रों में भी मिलता है, तब से जब से शास्त्र एग्जिस्ट करते हैं, और आज भी ये प्रथा। जबकि बाकी हिंदू कानून के अंदर आप एक ही परिवार में शादी, एक ही गोत्र में, एक ही रूप में शादी नहीं कर सकते। लेकिन दक्षिण के अंदर आप मामा जो है भांजी से शादी कर सकता है, ये एक्सेप्शन है। तो हर जगह की व्यवस्था, समाज के चलन के अनुसार, व्यवहार के अनुसार कानून को वहाँ के विद्वान बड़े। तो हमें समझ आता है कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन सबसे एक कॉमन फैक्टर लेके सारे राज्य उसी पे अपना कानून शासन और धर्मराज बनाते थे। एंड उससे अगर आगे हम फर्दर चलते हैं सर, तो जजेस का कॉन्सेप्ट था, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या हो सकती थी? जैसे कि आप कुछ भी, जैसे आज की डेट में अगर हम हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में देखें कि सिविल जज और क्रिमिनल जज, ऐसा नहीं है कि जो सिविल जज है वो सिविल ही करे, सिविल जज क्रिमिनल भी आजकल जजमेंट दे रहे हैं। सो क्या उस टाइम पे ऐसा चीज का ध्यान रखा जाता था या इट वाज कॉमन जैसे आज चल रहा है? जो व्यवस्था थी उसकी सिविल की, वो थी पहले कुल, फिर ग्राम सभा, फिर श्रेणी, फिर उसके बाद प्राण विभाग, फिर उसके बाद राजा के पास। तो 4 लेवल थे अपील के। पहला कुल से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो कुल अगर हम एक्सप्लेन करें, कुल का क्या मतलब है? कुल परिवार का, परिवार। तो सबसे पहले परिवार डिसाइड करता था, परिवार की एक सभा। ओके, जिसके अंदर ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया एक तरीके से, फिर ग्राम सभा, फिर हायर कोर्ट जो है वो उस विवाद को सुनती थी अगर आप कुल से संतुष्ट। ओके। ग्राम सभा के बाद श्रेणी को क्या मतलब है? देखिए, श्रेणी का अर्थ यह है कि उस समय हर तरह के प्रोफेशन के लिए एक सभा होती है। जैसे वकीलों में आपने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो जो सीए हैं उनकी एक उच्च बॉडी है,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड तो श्रेणी वाले हर किसी के अपने प्रोफेशन के हिसाब से। हर प्रोफेशन के हिसाब से एक उच्च संस्था होती थी और वो संस्था अपने नियम बनाती थी कि कैसे व्यापार चलेगा, कैसे तो अगर मैं श्रेणी से भी संतुष्ट नहीं हूँ तो उसके बाद आपको प्राण विभाग जो राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधिकारी है उसके पास जाए। क्या मतलब उसको हायर जुडिशरी माने? उसको मुद्रित राज्य अधिकारी कहते थे, अच्छा। जिसके पास मुद्रा होती थी राज्य की, उसका जो है नियम फिर आपके ऊपर लागू होता है। इन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या बेस है? देखिए, जो कुल ग्राम सभा और श्रेणी, ये इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये लोग वहाँ के सीनियर जो अनुभवी लोग हैं वो होते थे, लेकिन जो राजा द्वारा नियुक्त जो होता था उसके लिए आवश्यक होता था कि वो शास्त्रों का ज्ञाता हो, उसे सभी कानून पता हो और वो अनुभव रखता हो, इतना अनुभव हो कि वो न्याय करे। तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलग, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल और डिफरेंट स्टेज है, तो क्या इसके लिए अलग अलग मुद्रिका के लोग रखते थे कि या कोई जो बन गया एक बार ही वो सिविल और क्रिमिनल दोनों जज कर सकता? देखिए, जो क्रिमिनल लॉ होता था वो छोटे मोटे केस, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया, गांव में चोरी कर ली, ये तो उसमें जाते थे। लेकिन जितने भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस थी, हर गांव के अंदर दंडाधिकारी होता था जिसको राजा नियुक्त करता था। 10 गांवों के ऊपर एक दंडाधिकारी होता था, फिर उसके बाद 100 ग्रामों के ऊपर एक महादंडाधिकारी होता था, उसके बाद 1000 गांवों के ऊपर एक उससे ऊंचा दंडाधिकारी होता था, उसके बाद जो है राजा के पास हम जाते थे। अगर हमें बेसिकली अगर समझ आए तो काफी ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता आ रहा है। एक अत्यंत ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसके अंदर आपको न्याय पाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था और न्याय तत्काल होता था। तो अगर जैसे मुझे न्याय चाहिए तो क्या मैं ही अपने आप जैसे एडवोकेसी करूंगा या फिर मेरे लिए कोई उस टाइम पे एडवोकेट्स या अधिवक्ता होते थे? नहीं, वहाँ उस समय जो आप हर व्यक्ति अपनी बात को तर्क के अनुसार रख नहीं सकता, ये वहाँ के जो विद्वान थे वो भी जानते। तो उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि वकील नाम का जो जीव है, अच्छा, वो उस समय भी एग्जिस्ट करता था और उसको वकील नहीं कहते थे। फिर क्या कहते थे? मेरे नॉमेनक्लेचर में बात करना है तो वो जो है आपका केस लेकर जो है प्रेजेंट कर सकता था, उसकी फीस तय होती थी। वो आपसे 1/6 भाग जितना दावा है उसका 1/6 भाग ही ले सकते। तो इसको अगर देखा जाए तो चैम्पिटी कहते हैं आज की डेट में कि कुछ परसेंटेज। हाँ, वो परसेंटेज जो आज बैन है। हाँ, आज बैन है। तो मतलब पहले इट वाज ऐसे ही काम होता, क्योंकि पहले जो है वो बैन ना होने का एक बड़ा कारण है कि वो जो हर व्यक्ति को अपनी विद्वता होनी चाहिए कि वो उस कानून को समझना है और कार्य करना है। अच्छा, आपसे एक डिस्कशन हुआ था हमारा पिटीशंस को लेकर, तो पिटीशन कौन फाइल करता था? जब वो वही वकील जिससे बात हुई है या फिर कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के सामने जाकर के ज़बानी ओरल मौखिक रूप से अपनी कंप्लेंट कर सकता था। उसके बाद न्यायाधीश के साथ लिखित होता था, न्यायाधीश उसकी कंप्लेंट सुन करके लिखित का आदेश देता था कि वो उसका लिखित पिटीशन बनाए। लिखित पिटीशन बनाने के बाद वो उसको दी जाती थी कि ये देखो इसमें ये लिखा है। उसके बाद वो अगर उसमें कोई संशोधन करता है तो वो उसमें लिख दिया जाता। आपके हिसाब से आप बता रहे हैं कि जैसे आज की डेट में जो सिस्टम चलता है कि एक क्लाइंट आता है एडवोकेट के पास, अपनी प्रॉब्लम बताता है, एडवोकेट वो पिटीशन ड्राफ्ट करता है अपने हिसाब से और कोर्ट में फाइल करता है। सो वो आप जो बता रहे हैं कि उस टाइम पे कंप्लेनेंट डायरेक्ट कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करा सकता है। जाना होता। अच्छा, ये कितना कारगर है अगर आज की डेट में इसे कंपेयर करें इस सिस्टम से? तो क्या बेनिफिशियल था कि ये सिस्टम ज्यादा अच्छा था या बेकार था? देखिए, वो सिस्टम सत्य पर आधारित था।
क्योंकि जो व्यक्ति शरण न्यायालय में जाएगा वो अपनी बात बेलाग बिना मिलावट के और कहेगा। आज वकील जो है, जब उसके पास जब कोई जाता है तो वकील उसकी बात सुन के ये कहता है कि भैया तुम्हारी कहानी से तो कोई केस नहीं, तुम अपनी कहानी में ये मिर्चें ये मसाला ये डाल दो तो मैं केस को और स्ट्रॉन्ग कर दूं। तो वो एक कमी है आज जो आ गई है। तो उस समय देखिए, आज आप 5 साल केस लड़ने के बाद आपको जज कहता है कि आपका केस मेंटेनेबल नहीं, उस समय जज को उसी समय ये फैसला लेना होता था कि मेरे सामने जो व्यक्ति आया है उसको किसी प्रकार का रिलीफ मिल सकता है या नहीं। वो उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जब पिटीशन लिखता था और करता था तो उसको ऊपर आदेश देता था कि ये आगे केस चलेगा या नहीं चलेगा और इसको इस पर न्याय लेने का कोई अधिकार है या नहीं। वकील सिर्फ एक तरीके से अपनी बात वहाँ उस पिटीशन के बेसिस पे रख देते हैं। वकील तक की एंट्री तब होती थी जब उसकी पिटीशन न्यायालय दूसरी पार्टी को भेज करके जवाब मंगाता था। अगर न्यायालय कहता था कि इस विवाद के ऊपर मुकदमा चलेगा आगे, तब होता था कि वो वकील कर सकता है। अच्छा, अगर उसके अंदर दूसरी पार्टी ने मान लिया कि हाँ मुझे इसके पैसे देने हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर न वकील की आवश्यकता होती थी ना। तो बेसिकली ये ज्यादा क्विकर प्रोसेस था, ज्यादा स्मार्टर प्रोसेस था। सो हम बात कर रहे हैं कौन सी सेंचुरी की? ये हम किसी सेंचुरी की बात नहीं कर रहे, आज से करीब 3000 साल पहले से 3000 साल पहले 3000 साल पहले से गुप्त काल में भी यही था, मौर्य वंश में भी यही था, और हमारे बाद के जब तक मुस्लिम शासक नहीं आए उससे पहले तक यही व्यवस्था थी और इसका लिखित प्रमाण है। मतलब अंग्रेजों द्वारा जो लीगल सिस्टम बना रखा है कि पिटीशन फाइल जो करेगा वो वकील करेगा, जिसकी वजह से जो आज की डेट में 4-5 करोड़ कोर्ट में केसेस पेंडेंसी बहुत चल रही है, जिसके कारण वो नहीं होती थी एक तरीके से। देखिए, ये जो सिस्टम भारत में लागू हुआ कि वकील करेगा ये करेगा, ये एक्चुअल में वकीलों ने ही लागू किया। आप कारण है कि हमारे जो संविधान सभा थी उसमें ज्यादातर लोग वकील थे। अच्छा। और संविधान सभा के अंदर जो आप वाद विवाद पढ़िए तो आपको ये पता चलेगा कि हमने जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कोई बहस नहीं कि हमारे यहाँ कौन सा जुडिशियल सिस्टम नहीं हो, जबकि संविधान सभा के अंदर बहुत से ऐसे जो सदस्य थे जिन्होंने जो वकील नहीं थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो संविधान आप बना रहे हो और जो सिस्टम आप लागू कर रहे हो ये वकीलों के लिए स्वर्ग होगा, इसमें वकील ही कमाएंगे, आम जनता के लिए कुछ नहीं। समझ गए। तो मतलब ये जो नया सिस्टम है वो ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन हमारे लिए ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है। सो मैं नहीं चाहूंगा कि अभी इस पे ज्यादा हम डिस्कशन करें, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, उस टाइम पे जो जुडिशियल प्रोसेस था, जैसे कि आज की डेट में जुडिशरी कैसे चलती है कोर्ट फीस के द्वारा, तो क्या उस टाइम पे ये एक तरीके से कोर्ट फीस तब चलती थी या फिर कुछ अलग सिस्टम था, या राजा या राज्य उसका पैसा भरता था? कोर्ट फीस का ये सिस्टम था कि जब आप अदालत में गए हो तो आपको किसी किस्म की कोई कोर्ट फीस नहीं थी। आपकी पिटीशन ली जाएगी, अगर वो मेंटेनेबल है तभी वो कोर्ट उसका नोटिस दूसरे। तो वो पिटीशन क्या फ्री में ड्राफ्ट हो? फ्री में, ड्राफ्टिंग भी फ्री और उसका एडमिशन भी फ्री। अगर वो मेंटेनेबल है तो दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा, और ये व्यवस्था थी कि केस का जब फैसला हो जाएगा, जिस पार्टी ने गलती की है, जो गलत आचरण कर रही है, उसको सारी कोर्ट फीस अपनी भी और दूसरी भी की भी देगी। और ये न्याय व्यवस्था थी। ये हमारे पास, ये मैं वो जबानी जमा करते नहीं बता रहा, हमारे पास लिखित रिकॉर्ड है इन सब की। अच्छा, मतलब आज की डेट में जैसे कि अगर मुझे न्याय चाहिए, मेरी लैंड का प्रॉब्लम है, किसी चीज का मैं सिविल केस में जाता तो आई हैव टू डिपॉजिट अ फीस पहली बार। उसमें कोई फीस नहीं डिपॉजिट होती थी, आपकी पिटीशन का नोटिस दूसरी पार्टी को दिया जाता था, और दूसरी पार्टी अगर हार जाती है तो वो फीस आपकी देगी।
तो मतलब कोर्ट फीस के अलावा जो पीएफ होता है, प्रोसेसिंग फीस समन भेजने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता था उस समय। ये सारा काम न्यायाधिकरण करता। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अगर इसमें देखा जाए कि जो क्रिमिनल सिविल पनिशमेंट्स हैं, क्या इसमें कितना मतलब एक तरीके से कारगर थी कि सिविल और क्रिमिनल जज पनिशमेंट्स को अगर बात की जाए, क्योंकि आज की डेट में जैसे कि कोलकाता का आपने केस हर जगह है। मैं आपको बता दूं, उस समय पनिशमेंट बहुत हार्ड होती थी और बहुत ही सीवियर पनिशमेंट होती थी। अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता था तो साधारण मृत्युदंड नहीं दिया जाता, कि जैसे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए या उसको कील गाड़ दिए जाएंगे शरीर में और मरने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह के दंड होते थे, मृत्युदंड इस ढंग से दिया जाता। कुछ केसों में ऐसा भी होता था, जैसे वहाँ ये था कि अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण से मेरा मतलब विद्वान लोग जो होते थे उस समय के समाज के, अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है कि मृत्युदंड के भागी हैं, तो उनके लिए ये था कि इन्हें मृत्युदंड ना दे करके जेल निकाला था। क्योंकि ब्रह्म हत्या करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी था। ब्रह्म हत्या की से ज्यादा जो मैं समझता हूँ वो ये था कि ब्राह्मण विद्वान होता है, वो ये माना जाता था कि अगर उसने कोई हत्या की है तो निश्चय ही ऐसे स्थितियां नहीं होंगी कि उसे हत्या करनी पड़ेगी। मतलब क्योंकि हमारे कॉमन माइंड में अंडरस्टैंडिंग है कि मिडिवल एरा है, हर चीज बल के, तलवार के और वायलेंस के जोर पे लिया जाता है। तो मतलब उस टाइम पे अगर किसी की, देखिए मिडिवल एरा में ये नहीं था, ये था प्री किंगडम एरा। प्री किंगडम एरा जब राजा नहीं था हमारे यहाँ तो लोग अपना न्याय का फैसला खुद करते थे। यूरोप में तो लोग खुद ही कर लेते थे उस टाइम पे। यूरोप तो देखिए, जब भारत में सभ्यता फल फूल रही थी, यूरोप के लोग तो बंदरों की तरह पेड़ों पर है। यूरोप में सभ्यता थी कहाँ? यूरोप का एटमॉस्फेयर रहने लायक ही नहीं था। आप भारत की सभ्यता को यूरोप से कंपेयर नहीं करते। तो मतलब उस टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं मिडिवल एरा की, उस टाइम पे हमारे पास एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, जुडिशियल सिस्टम, लीगल प्रोसेस, कोर्ट फी सिस्टम, प्रोसेसिंग फी सिस्टम सब एग्जिस्ट करता था, पिटीशन फाइलिंग। देखिए बहुत पहले से जब बहुत कम मुकदमे थे तो न्यायाधीश भी कम जरूरत होती थी। आप गए, आपका न्याय तभी करते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे राजा का नाम नहीं याद आ रहा। तो एक सेठ था, वो भगवान बुद्ध का अनुयायी था। तो भगवान बुद्ध तो के लिए वो चाहता था कि वो जब भी भगवान बुद्ध आते वो उनको अपने यहाँ ठहराते। उसका अपना बहुत बड़ा घर था, उसके साथ ही एक बहुत बड़ा उद्यान था। वो उद्यान राजा के बेटे का। तो वो चाहता था कि मैं भगवान बुद्ध को इतना मानता हूँ तो मैं उनको इस उद्यान में ठहरा। तो वो गया राजा के बेटे के पास कि भाई मैं आपका उद्यान खरीदना चाहता हूँ। तो राजा के बेटे ने कहा कि इसमें तो करोड़ों मुद्राएं लगेंगी, पूरे उद्यान को आप मुद्रा से भर दो तब मैं दूंगा, स्वर्ण मुद्रा। उसे कहा ठीक है, और बड़ा सेठ था। उसे कहा ठीक है, मैं आपको बोले। वो फिर मुकर गया कि नहीं मैं नहीं। तो ये बात राजा के पास गया, वहां के न्यायाधीश एक तरीके से सिविल केस हो गया। हाँ, न्यायाधीश के पास गया। न्यायाधीश ने कहा कि भैया ये जो है बात सुनी। तो उसने राजा के बेटे को कहा कि आपने वचन दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉमिस हो गया कि अगर ये आदमी पूरे उसको भर देगा तो आप इसको उद्यान ले लोगे। तो प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट का, वो तब भी था। ओके, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो उसने जाकर के मुद्राएं भरनी शुरू कर दी। तो 1/3 में उसने भरी थी। तो राजा के बेटे ने कहा भैया आप सारा ले लो, कितनी मुद्राएं। तो मतलब जो एनसीएलटी का प्रोसेस है कि अगर डिस्प्यूट नहीं है तो आपका पैसा मिलेगा वापस,
तो ये वही प्रोसेस उस टाइम पे लागू था। तो अच्छा, अगर हम उसकी बात करें आगे बढ़े तो अपील सिस्टम कैसे था कि अगर मैं, जैसे हमने पहले भी बात करी कुल और आपने सारा समझाया था स्टेप बाय स्टेप, तो अपील सिस्टम कैसे वर्क करता था? देखिए, अगर आप कुल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप ग्राम सभा जाते हैं, ग्राम सभा से संतुष्ट नहीं है तो श्रेणी सभा जाते हैं, श्रेणी सभा से संतुष्ट नहीं है तो आप जो राज्य अधिकारी था उसके पास जाते हैं, मुद्रा अधिकारी। हाँ, हाँ। प्राण विभाग बोलते हैं। और उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं है तो राजा। अच्छा, अब एक इसमें सवाल आता है सर, जो मुद्रा अधिकारी है उसको कौन सिलेक्ट करता है कि ये आदमी सही है, सशक्त है? राजा का नियुक्त व्यक्ति होता है ना। और पहले एक चीज मैं बता दूं, कभी भी वहां फैसले एक व्यक्ति नहीं करता। अच्छा। पूरी कमेटी होती थी 3 या 5 लोग, और जैसे कुल में ग्राम सभा में काउंसिल, हाँ, कुल ग्राम सभा श्रेणी में तो 5-5 व्यक्ति होते थे। तो वहाँ जो है उसमें भी जो राजा का अधिकारी और उसको सहायता करने वाले विद्वान वो होते थे, और वो विद्वानों की बात उसके ऊपर राजा के अधिकारियों के ऊपर माननी थी। जैसे शर्मा सर ने भी अभी हमें एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे राजा हर एक गांव का एक नियुक्त लीडर चुनता था, लेकिन थोड़ी रिसर्च मैं कर रहा था तो विजयनगर का भी मैम ने घोषणा करी थी, तो विजयनगर प्रसिद्ध रहा है अपनी डेमोक्रेसी को लेकर, वहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम भी था। तो अगर राजा ही चुनता था और डेमोक्रेसी भी सिस्टम था, तो ये अलग अलग राज्यों की बात है, या फिर इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें लोगों को समझ आए डेमोक्रेसी सिस्टम कैसे वर्क करता है? देखिए, वहाँ 2 तरह की व्यवस्था थी, गण व्यवस्था, गणराज्य होते थे, गणराज्य, हाँ, और राजा। गणराज्य के अंदर गण जो चुने जाते थे और गण अपने की सभा होती थी, गण सभा होती थी। गणों में से एक जो है वहाँ का जो मुख्य गण है वो चुना जाता था, तो वो गण प्रमुख होता था, और वो जो है शासन के गण प्रमुख, और उसकी अपनी काउंसिल होती थी। जैसे राजा की काउंसिल होती थी ऐसे ही गण प्रमुख। तो इनको क्या वोट सिस्टम से, जैसे आज के डेट में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हाँ, वोट देके करते थे? बिल्कुल। वहाँ के देखिए वोटिंग सिस्टम, जैसे आपने हर ग्राम से एक गण दिया, हर ग्राम से एक गण चुन करके वहाँ की ग्राम सभा, तो लोग वोट करते थे उसके लिए, तो लोग खड़े होते होंगे, ग्राम सभा चुनती, ग्राम सभा चुनती थी। ग्राम सभा में गण का चुनाव होता था जो राज्य के अंदर। अच्छा। तो वहां जाकर के फिर वो ग्राम का प्रतिनिधि भी होता था और राज्य का एक प्रशासन। एक सवाल इस चीज के लिए, जैसे आज की डेट में हमारे सिस्टम में लीडर के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं कि कोई भी लीडर कोई भी बन सकता है आज की डेट में अगर बनना चाहे तो, और लोग बन भी रहे। तो क्या उस टाइम पे लीडर बनने के लिए क्वालिफिकेशन थी, या आज के टाइम की नहीं, कोई जरूरत नहीं? नहीं, देखिए, जो गण चुने जाते थे उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन जो सभाएं होती थी, काउंसिल होती थी, जहाँ पर मुकदमे सुने जाते थे, जहाँ पर वाद विवाद सुने जाते थे, वो सभी विद्वान होते थे, उनकी क्वालिफिकेशन। तो लीडर्स की ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं? लीडर्स की एक ही क्वालिफिकेशन होती थी कि वो कितना लोकप्रिय है अपने उसमें। अच्छा, जैसे आज है, हाँ, कितने लोगों को अपने साथ लेके चलता है, और वो लीडर्स की वही क्वालिफिकेशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर रहा था तो उसमें सामने आया था कि पीपल यूज्ड टू वॉच कि उनका जो लीडर है वाज ही लाइक अ वॉरियर, क्या वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है? वाज ही गुड इन ट्रेड? क्या ये सब मायने रखता था कि ट्रेड एक वॉरियर होना उसका, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसके माइंड में एक एक्चुअल हो? वो सिर्फ राजा के लिए होता था। वो राजा के लिए होता था, क्योंकि स्थानीय जो लीडर जो है वो अपनी जनता की समस्या। सो अगर हम डेमोक्रेसी सिस्टम और सारा लीगल सिस्टम की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक हमें प्रोवाइड करता है कि आज की डेट में वी आर सेक्युलर, सोशल एंड डेमोक्रेटिक। तो अगर हम ये देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से हम सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक नहीं हुए हैं, 3000 साल पहले से ही हम ऐसे ही पले बड़े हैं। हम 5000 साल तो हम तब से ही सेक्युलर हैं, हम तब से ही डेमोक्रेटिक। महाभारत काल के अंदर भी, महाभारत के अंदर आपको गणराज्य भी मिलते हैं और राजा शासित क्षेत्र, उस टाइम पे भी डेमोक्रेसी थी महाभारत के काल में। गणराज्य भी थे और राजा के शासित क्षेत्र भी थे, और गणराज्यों की व्यवस्था गण प्रमुख। So our people belonging basically from India, we are talking about, so पहले से ही सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रहे हैं,
whether you make us through constitution or not. That is what you're saying. देखिए हमारे यहाँ गणतंत्र हमारा Yes, yes. हमारा शब्द है, कोई बाहर से आया हुआ शब्द नहीं है। गणतंत्र और प्रजातंत्र हमारे ही शब्द हैं, ये किसी ने कॉइन नहीं किए, हमारे यहाँ चलते हैं, शुरू से रहा है। गणनायक, गणतंत्र, गणराज्य, ये हमारे ही शब्द है, विदेशी शब्द नहीं। अच्छा अच्छा, अगर हम थोड़ा इसके अंदर थोड़ा डीपर जाएं, तो जैसे आज की डेट में एविडेंस एक्ट है, क्या उस टाइम पे भी साक्ष्य अधिनियम होता था? और विस्तृत रूप से साक्ष्य अधिनियम है। अच्छा। उस समय के अगर आप देखो तो हमारे यहाँ साक्ष्य के ऊपर पुस्तकें हैं कि किस चीज को हम साक्ष्य मानेंगे, किस चीज को नहीं। कुछ नाम अगर हम बता पाए? मैं नाम तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पुस्तकें अभी हैं, ये नहीं कि वो हो गई हैं अभी। तो क्या आज की नियम और उनके नियम में थोड़ा अगर हम तो इलैबोरेट कर पाए कि क्या नियम होते थे साक्ष्य के? साक्ष्य के नियम तो देखिए ऐसा है कि उस समय साक्ष्य को जो ये देखा जाता था कि जो व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है उसकी अपनी क्या स्टैंडिंग है, वो समाज के अंदर क्या रोल होता है और समाज के अंदर उसकी कैसे जो है, उसके साक्ष्य को हमेशा ज्यादा भार दिया जाता था जो समाज के अंदर इज्जत है। अगर सर थोड़ा अगर हम इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग करें, तो जैसे हमने हमेशा से सुना है और काफी मूवीज में भी अभी मेंशन किया है कि हमारे इंडियन कल्चर में डाइवोर्स का सिस्टम नहीं था, तलाक का सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम पे अगर कोई पति पत्नी अलग रहना चाहे या फिर डाइवोर्स, तो क्या उस टाइम पे ऐसे केसेस आते थे डाइवोर्स के? कहीं मेंशन है ऐसा? अलग रहना एक साधारण बात है, तलाक का सिस्टम नहीं था। ओके। लेकिन अलग रह सकते थे और बहु विवाह का भी था। तो अलग रहने के लिए क्या कोर्ट इन्वॉल्व होती थी या खुद से? कोर्ट नहीं इन्वॉल्व होती। अच्छा। इसमें अगर आपका विवाद है, आपको खर्चा चाहिए तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस का प्रोविजन था। मेंटेनेंस का। हाँ, लेकिन उसके लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, जैसे विधवा पुनर्विवाह होता था, उनका पुनर्विवाह होता था। लेकिन जो शादीशुदा होते हुए दोबारा विवाह औरतें कम करती। नहीं, आपने अभी बोला कि विधवाओं का पुनर्विवाह होता था। अच्छा, क्योंकि अभी हमें लेटली जो अभी हमें टेलीविजन से और मूवीज से काफी हमें पता चला है और जो हम देखते आ रहे हैं कि जो जैसे अंग्रेजों के टाइम में भी जो इंडिया था उस टाइम पे विडोज की हालत काफी खराब थी उस टाइम पे। देखिए हमारे और सती प्रथा भी जो चलाई जा रही थी। सती प्रथा ये सब मुगल काल में शुरू हुई। हाँ बिल्कुल एग्री। क्योंकि उस समय ये डर रहता था कि मुगल जो है औरतों को उठा लेगा। अगर उन्हें ऐसा कोई मिल जाए कि जो विधवा है या जिसका पति मर गया है, छोड़ गया है, तो वो उनके लिए इजी टारगेट है। तो इसलिए वो सती प्रथा शुरू हो गई कि मैं सती हो जाऊं बजाय इसकी कि मैं शिकार बनूं। तो पर विधवाओं को दोबारा विवाह करना अलाउड था। इट वाज दैट प्रोग्रेसिव सिस्टम। ये अब महाभारत में तो एक पत्नी 5 पति होती थी, तो वो भी अलाउड। अच्छा, अगर हम बात करें आगे, क्या उस टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप्स की मान्यता थी या उसके लिए भी कोई लीगल प्रोविजन? जैसे आज की डेट में उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप्स को हमारे यहाँ कई तरह की बात है जिनकी मान्यता थी। एक था क्या थे? आर्य मतलब जिसमें आप शादी करके फेरे लेके बात। अच्छा। एक वो था, दूसरा था स्वयंवर, तीसरा था कि माता पिता के चुने हुए उससे अरेंज मैरिज। चौथा था गंधर्व विवाह। ये क्या है? गंधर्व विवाह में लड़की किसी को भी चुन करके उसके साथ बिना किसी फॉर्मेलिटी के शादी करवाती। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का प्रसिद्ध है कि उन्होंने गंधर्व विवाह कर, तो साथ में रह रहे नहीं, साथ में ही थोड़ी देर के लिए वो दुष्यंत वहां गया, उसे शकुंतला पसंद आ गई, उसने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया बिना किसी फेरे वेरे के मार दिए। जैसे आज की डेट में उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि अगर लिव इन में रिलेशनशिप में अगर लोग रहेंगे, कपल रहेंगे, तो उन्हें शादीशुदा माना जाए। तो वो गंधर्व विवाह कर लिया। उसके बाद जब उसका संतान हुई तो राजा ने अपनाने से मना कर दिया, तो बाद में उसे अपनाना पड़ा और उसी वही उत्तराधिकारी बना।
तो अगर अभी सर हम दोबारा वापस आते हैं इस चीज पे कि लेकिन कुछ विवाह ऐसे थे जिनकी मान्यता नहीं, जैसे कि पिशाच विवाह, पिशाच विभाग किसे क्या कहते हैं? विवाह, जैसे किसी को आप जबरदस्ती उठा के ले गए और जाके आपने जैसे आज की डेट में गांव में ऐसे केसेस बहुत आते हैं हमें किडनैपिंग करके और आप कि जिस लड़की के साथ आपने सेक्सुअल हरासमेंट या सब कुछ हुआ है उसके साथ आपकी शादी करा देते हैं। ये मान्य नहीं थे, ये मान्य नहीं थे। ना पिशाच विवाह, ना राक्षस विवाह, ना ही इस तरह के विवाह। अच्छा, गंधर्व विवाह मान्य था। तो एक तरीके से दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज जस्टिस कि जिसने आपके साथ ये किया है आप उसी के साथ उसकी शादी करा दें। हाँ नहीं, वो मान्य नहीं। अगर हम सर इस चीज को देखे जाए, क्योंकि आज की डेट में कोलकाता का जो केस है वो काफी हाईलाइट हुआ है, हम इसे कंट्रोवर्शियल नहीं रखेंगे, लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि उस टाइप की रेप होते होंगे तो उस टाइम पे अगर क्या हमारे ग्रंथों में या हमारे किताबों में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि क्राइम रेट क्या कंट्रोल में था या इट वाज रेप कल्चर भी तब ही देखिए ओपन में? उस समय की सजाएं बहुत ही कठोर और भयंकर होती। जैसे आपने रेप की सजा मौत होती, तो मौत भी बहुत बुरी थी। और वो कितने जल्दी इसका डिसीजन होता था या आज की डेट में 7 साल जैसे होता था? जैसे निर्भया का केस में 7 साल लगे, आजकल तो 30 साल भी लगते हैं। उस समय ये जो है कुछ ही दिनों में फैसले, कुछ ही दिनों में ऐसे केसेस को लेके कोई भी केस वहाँ फैसले जो है दिनों में होते थे, महीनों में भी। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अभी अगर हम इसको कंक्लूड करें सारी डिस्कशन को, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे व्यूअर्स और जो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं उनको काफी क्लियर हो गया होगा कि कितना क्लियर कट हमारा प्रोसेस था और कितनी सारी प्रोविजंस लाइक कोर्ट फी जैसा सिस्टम, लाइक जो प्रोसेस फी है वो सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते थे और वो सब निःशुल्क मिला करते थे, पिटीशंस फाइल होती थी। तो अगर हम इस चीज की बात करें कंक्लूजन की कि जो नए हमारे कानून अभी आए हैं, नया भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता आए हैं और काफी सारे एक्ट्स हमारे पास 3 एक्ट है, उन्हें बदलाव करके जो लाए गए हैं, तो क्या सरकार ने उन्हें इस बारी जो बदलाव किया है वो पुराने ग्रंथों से क्या उसका आपको लगता है कि उन्होंने कुछ रेफरेंस लिया या इस बारी भी बस निकालना था तो निकाल दिया? तो बदलाव नहीं किया, कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? चार धारा नाम नया देने से बदलाव नहीं हो जाता। तो आप क्या कहते हैं, सजेस्ट करते हैं सरकार को कि ये सारी हमारी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये आप जैसे लोगों की कमाई के लिए वकीलों को पुष्ट करने के लिए, ये न्याय देने के लिए नहीं है। आप सोचिए कि कल ही परसों में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति को 6 महीने की सजा थी कानून के हिसाब से, वो 10 साल से अंदर। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसकी डिपोर्टेशन नहीं हो। अच्छा, और 6 महीने की सजा काट के 10 साल वो और अंदर है क्योंकि उसको डिपोर्ट नहीं किया। तो 10.5 साल उसने सजा भुगती, सिर्फ 6 महीने। तो आप सरकार को एक केस में अभी रिसेंटली पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर वो आपने नीचे की अदालत ने भी सजा दी, ऊपर की अदालत ने भी सजा दी और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दी। वो रैंसम किडनैपिंग का केस है। अब रैंसम किडनैपिंग में इस ग्राउंड पे बरी कर दिया कि इसे एफआईआर तभी नहीं लिखा, जबकि ये सभी जानते हैं कि हर परिवार की पहली कोशिश होती है कि बिना एफआईआर लिखाए, अगर हमने एफआईआर लिखा दी तो कहीं हमारे आदमी को मार न, वो मर जाएगा, मार दिया जाएगा। अगर उनको पता चल गया कि हम पुलिस के पास पहुंच गए हैं तो एफआईआर नहीं लिखाते, चुपचाप पुलिस को जाके बताते हैं और पुलिस अपना काम करती है, ट्रेसिंग करती है। ट्रेस करके जब उन पे हाथ डाल लेती है तो फॉर्मल एफआईआर। पुलिस की व्यवस्था को नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने एफआईआर नहीं लिखाई इमीडिएटली, और वो आदमी जिसने किडनैपिंग की और जिससे छुड़वाया उस आदमी को पुलिस ने उसी से छुड़वाया और 1 करोड़ की फिरौती भी उसी से रिकवर की और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया।
और बरी करने के बाद ये कहा कि ये मुकदमा झूठा है, ये केस गलत दाखिल है। अगर ये मुकदमा झूठा है और सबने गलत बयान दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य बनता था कि जिन्होंने झूठा मुकदमा दाखिल किया उनको सजा दे। ये अभी डिफाइंड है स्ट्रक्चर में कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है या फिर ये आपके कानून में डिस्क्रिशनरी? है। अच्छा, ये कानून में मेंशन है, कोई झूठा मुकदमा दाखिल करता है तो वो सजा का अधिकार है। डिस्क्रिशनरी एक्ट में। डिस्क्रिशन नहीं है ये वो है ह्यूमन राइट में, आपकी सीपी आईपीसी में है। तो क्या सरकार को अब जो नए लॉज आ रहे हैं, और जैसे अमित शाह जी ने भी कहा कि ही विल मेक द बेस्ट लॉज आउट ऑफ इट, तो क्या उन्हें हमारे धर्म ग्रंथों से इसका आइडिया लेना चाहिए या नहीं? आपका क्या कहना है इस चीज पे? देखिए, मैं सरकार की उसके पर नहीं जाना चाहता। अगर एक पर्सनल व्यक्तिगत, मेरे हिसाब से हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों की दास्ता कर रहे हैं। हमें इस दास्ता से मुक्ति चाहिए और जितनी जल्दी मिल जाए उतनी बढ़िया। और हमारे पास हमारी सिस्टम कानून है। व्यवस्था के अंदर अगर हमारी कानून व्यवस्था ढंग से चलती तो 5.5 करोड़ केस पेंडिंग नहीं होते और एक केस में 50 साल नहीं लगते। आज 50 साल का एवरेज। चलिए, थैंक यू सो मच जस्टिस जिगरा के लिए एक बहुत बहुत तालियां कि उन्होंने हमें एक ऐसा आइडिया दिखाया कि जो हम समझते थे आज के डेट में कि बस आदमी को ले जाओ, राजा के सामने रखो और राजा कहते कि इसे हटाओ या इसे बरी करो। हमारे आइडिया, हमारे दिमाग में यही था सर। बट आज जो मेरे ख्याल से दर्शकों को भी, मेरे को भी काफी एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिली है कि वी हैव सो मेनी प्रोसेसेस, और ये प्रोसेसेस हमारे पास बुक्स में, ग्रंथों में मेंशन्ड है। सो इस डिस्कशन के द्वारा समयान के मंच से, लॉ स्ट्रीट जर्नल के मंच से एक हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये सुन रहे हैं अधिकारी भी, सो अब नए लॉज तो लागू कर ही दिए हैं जब, और उसमें अमेंडमेंट का सिस्टम काफी है ही, तो एक बारी हमारे धर्म ग्रंथों को भी अगर रेफर कर लिया जाए तो वो भी हमारे लिए सारा बेनिफिट रहेगा, रादर देन कि हम सिर्फ colonial laws पे ही जिंदा रहे। That is what the मूल भाव of this discussion. So I guess we separated the history from fiction today. Thank you so much, sir. Thank you so much. लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।